Assalamu alaikum students, my name is मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अब ये न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, इसको हम सिंपली बोल देते हैं जी, ये कंट्रोल हाउस होता है। इट इज़ अ कंट्रोल हाउस ऑफ दी सेल। सेल का एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल हाउस है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। सिंपल, आपको याद होगा जब हमने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था दी सेल के नाम से, उसमें आपको बताया था कि सेल हमारे पास एक सिटी, एक बिजी सिटी की तरह का ही होता है। यानी कि जैसे एक सिटी का एक गवर्नमेंट होती है जो उनको एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी होती हैं उनके बारे में उनको ऑर्डर दे रही होती है कि ये काम आपने करने होते हैं। सेम उसी तरह का न्यूक्लियस का काम है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है और सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। यानी कि ऑर्डर यहीं से जाता है, जो भी काम करना होगा वो न्यूक्लियस बताएगा तो ही काम वो नेक्स्ट प्रोसीड कर होता है। जैसे हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा ब्रेन है, इसी तरह से सेल का भी जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की अगर हम देखें, अकरेंस देखें, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अकरेंस इसकी किस तरह से है, देखिए अगर तो हम देखें यूकैरियोटिक सेल, उसमें तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर उसकी शेप होती है, प्रोमिनेंट उसकी शेप है, प्रोमिनेंट उसका स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल आपको बताया था कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। हमने उसको नाम इसी वजह से प्रोकैरियोट रखा हुआ है कि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर तो न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता। तो फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या उसका कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसमें सिंपल उसका जो डीएनए होता है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे फ्रीली मूव कर रहा होता है। कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स भी तो डिफरेंट है ना, प्लांट सेल की थोड़ी सी कंपोजिशन अलग होगी और एनिमल सेल की जो कंपोजिशन होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। हम उसकी थोड़ी सी लोकेशन देखते हैं कि प्लांट सेल जो होगा और एनिमल सेल होगा, इनमें इनकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज होती है। एनिमल सेल्स जो होते हैं ना, उसके तो सेंटर में पड़ा होता है ये जो न्यूक्लियस है ये एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा सा साइड पे होता है, पेरिफेरल साइड हम कह देते हैं, किसी एक साइड पे होता है, एक साइड पे चला जाता है। किस वजह से, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल। वैक्यूल एक इसमें ऑर्गेनेली होता है जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है, अपने अंदर पानी को फिल कर लेता है, जिसकी वजह से वो टर्जिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड होता है तो वो साइड पे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगती है, तो न्यूक्लियस उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि एक साइड पे चला जाता है। तो प्लांट सेल में जो इसकी लोकेशन है हमारे पास न्यूक्लियस की, वो एक साइड पे हो जाती है, हम उसको बोलते हैं कि एक साइड पे मौजूद होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास सपोज कर लें जी ये सेल, ये उसका जी न्यूक्लियस है, ठीक है। या सिंपल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमने सेल का ये न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस को थोड़ा सा बाहर निकाल के हम मॉडिफाई करते हैं, इसको देखते हैं कि ये न्यूक्लियस किस तरह से, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। ये ब्लू कलर में हमारे पास अब न्यूक्लियस आ गया। ये न्यूक्लियस सबसे जो बाहर है
ये जो हमारे पास ब्लू कलर में है ये, तो इसको नाम दे देते हैं हम न्यूक्लियर इनवेलप, उसको हम नाम दे देते हैं जी न्यूक्लियर इनवेलप, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी नाम दे देते हैं हम। जैसे हमने सेल का जो साइटोप्लाज्म था उसके राउंड अबाउट हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से न्यूक्लियस की भी जो साइडों पे उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है, उसको हम न्यूक्लियर इनवेलप का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर ना कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इसमें सुराख बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं कि दीज आर न्यूक्लियोपोर्स, यानी कि न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो इसमें छोटे से होल्स बने होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं कि दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स का हम इनको नाम दे देते हैं, इसमें छोटे छोटे जो होल्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको डिफरेंट मटेरियल इसमें मिल जाता है जो कि बिल्कुल जेली लाइक होगा। ये इसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे सेल के अंदर मटेरियल पड़ा होता है ना जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये रेड कलर में सारा समझ लें कि इसका एक जेली लाइक मटेरियल है जिसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया है। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक उसका जेली लाइक मटेरियल पड़ा होता है जिसका नाम होता है जी न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, ये भी आप समझ लें, ये न्यूक्लियस का लिक्विड या जेली लाइक पार्ट है जिसको हम नाम दे देते हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अलावा फिर इसमें एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। एक प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डार्क सा एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसका नाम है जी न्यूक्लियोलस। इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, जब इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर चेक करेंगे ना न्यूक्लियस को, तो उसके सेंटर में एक हमारे पास डार्क सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, ये हमें राइबोसोम्स बना के दे रहा होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं। ये राइबोसोम्स जो होते हैं ना ये इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, फिर वहाँ से बनकर इनको बाहर भेजा जाता है। बाहर कैसे निकलते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स है ना, इसमें से निकलकर ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर रहकर फिर क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। इसका भी हम फंक्शन नेक्स्ट पढ़ेंगे राइबोसोम्स को। तो ये न्यूक्लियस का काम होता है राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम्स वहाँ से बनके इन न्यूक्लियर पोर्स में से निकलकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं और ये वहाँ पर आके क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। अब ज़रा इसमें हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं कि कुछ हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, हमें धागे से मिल जाते हैं। ये इसमें ब्लैक जो मैंने आपको इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, ये समझ लें कि इसके अंदर धागे से पड़े होते हैं। एक्चुअल में ये धागे जो होते हैं इनको हम क्रोमाटिन बोलते हैं। ये सारा हमारा क्या होगा, ये क्रोमाटिन मटेरियल होता है। इसको हम उसका क्रोमाटिन मटेरियल बोलते हैं। ये क्रोमाटिन मटेरियल किस चीज़ का बना होता है, ये क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर प्रोटीन होती है और साथ में डीएनए होता है। ये डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो छोटे छोटे धागे से बन जाते हैं, उनको हम क्रोमाटिन मटेरियल बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन मौजूद होती है। अब एक टाइम आता है जब सेल डिवाइड होने लगता है। सेल डिवीजन भी आप लोग जानते होंगे, सेल एक सेल से 2 में कन्वर्ट होता है, 2 से 4, 4 से 8, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो धागे से होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को पकड़ के कंडेंस कर देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कंडेंस होने से इनकी ना एक प्रॉपर शेप बन जाती है, इनकी शेप बन जाती है इस तरह से। ये इनकी शेप इस तरह से बन जाती है। यही धागे थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को कंडेंस किया। जब कंडेंस हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, तो ये जो धागे हैं ये प्रोमिनेंट हो गए, इनका ज़रा स्ट्रक्चर हमें सही से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा होता है, इसको हम फिर नाम दे देते हैं कि ये
क्या है, क्रोमोसोम्स है हमारे पास। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का नंबर डिफरेंट होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये 46 इस तरह के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, या हम इनको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रोमोसोम्स कहाँ से बने, उसी क्रोमेटिन मटेरियल, उन्हीं धागों के कंडेंस होने से ये बन जाते हैं क्रोमेटिन, यानी और फिर ये धागे किसके बने हुए थे, डीएनए और प्रोटीन के। तो आपसे कुछ सिंपल पूछे कि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, तो सिंपल हम बताते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इसी वजह से हम इनको बोल देते हैं कि दीज आर हेरिडिटरी मटीरियल, ये विरासती मटीरियल होता है जो क्या होगा, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के पास होते हैं वो फिर आगे नेक्स्ट उनके बच्चों में जो ट्रांसफ़र होंगे, इसी वजह से हम उनको बोल देते हैं कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है। वो एक्चुअल में कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में वो जीन्स लगे होते हैं जो पेरेंट्स उनके बच्चों में आ जाते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी की अपीयरेंस कैसी होगी, हमारी फिजिकल अपीयरेंस और हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारी हाइट, हमारा कलर, ये सारी बातें इन क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती हैं, और इसी वजह से फिर हम इनको हेरिडिटरी मटेरियल बोल देते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये हेरिडिटरी में अपना एक रोल प्ले करते हैं। सेल के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। दीज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। यहाँ तक किसी का वो क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा जी।